हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं बच्चों में अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। इससे रिलेटेड, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम हैं, कुछ आउटलाइन हैं। आप इनको अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। नियर अबाउट 13 और 14 पॉइंट बता रहा हूं अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आप नोट करें आप इनको। ठीक है ना मेरे बच्चे? यस, मैंने बताया था बच्चों सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था। ध्यान दो मेरी बात पर। जैसे ये कोई सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, ये कोई बॉब है, तो इसके टाइम पीरियड के लिए जब ये बॉब ऑसिलेट कर रहा है तब इसके टाइम पीरियड के लिए एक रिलेशन मैंने बताया था बच्चों। ठीक है ना? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इफ एंगुलर एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल नियर अबाउट 15 डिग्री, तो इसके टाइम पीरियड के लिए मैंने रिलेशन बताया था आपको, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ध्यान हो तो ध्यान है मेरे बच्चे। फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। इस बॉब के मास पर इस टाइम पीरियड इसका डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इसकी इफेक्टिव लेंथ पर। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है मेरे बच्चे? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो इफेक्टिव लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना? एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एज वेल एज एम्पलीट्यूड। क्लियर है? पॉइंट नंबर पहला नोट करें आप। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? If a girl is swinging in a swing and another girl sits with her, then the time period remains same. तो उस केस में क्या होगा? जैसे कोई लड़की झूला झूल रही है, ध्यान देना मेरी बात पर। स्विंगिंग, स्विंग मतलब स्विंग तो समझते हैं ना, झूले को बोलते हैं। अगर कोई लड़की, ध्यान दो मेरी बात पर, जैसे ये कोई गर्ल है, ठीक है ना, और ये किसी झूले पर झूला झूल रही है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। तो यहां पर L क्या है? इफेक्टिव लेंथ है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां तक की इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना? And the time period of simple pendulum is independent mass of the bob। एक तरह से ये गर्ल किसका काम कर रही है? बॉब का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस झूले पर एक दूसरी लड़की आकर और बैठ जाए, ये कोई दूसरी लड़की और इस पर बैठ जाए, सोचो जरा दिमाग से, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि दूसरी लड़की के बैठने से क्या चेंज आएगा? इसका मास बदलेगा बच्चों। भाई इफेक्टिव लेंथ तो बदल नहीं रही। अगर झूले पर दूसरी लड़की आकर और बैठ जाती है तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम। कारण क्योंकि टाइम पीरियड का मान इस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? ये बात क्लियर है? इसी में कभी कभी ये कहता है, अगर ये लड़की झूले पर खड़ी हो जाए, जैसे ये कोई झूला है, लड़की पहले बैठी हुई है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कभी कभी, अगर ये लड़की इस झूले पर खड़ी हो जाए, खड़ी होने का मतलब समझ गए ना? जरा ध्यान देना मेरी बात पर। अगर ये लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? पहले इफेक्टिव लेंथ कितनी है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस है L। अगर ये लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ गया, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर राइज कर गया,
जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से कम। इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। इसका मतलब इसके टाइम पीरियड, क्योंकि लेंथ, इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाने के कारण इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो इसका टाइम पीरियड घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी इसकी झूले की। क्लियर? दूसरा पॉइंट नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है दूसरा पॉइंट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। 2 पाई कॉन्स्टेंट, G कॉन्स्टेंट, देन T इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट L और T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। T इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट L और T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। इफ इफेक्टिव लेंथ इज मेड टू 4 टाइम्स, अगर लेंथ 4 गुनी हो जाए, देन टाइम पीरियड बिकम डबल, देन टाइम पीरियड बिकम डबल। क्लियर? इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाई 1%, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1% बढ़ा दी जाए, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाई 1%, देन टाइम पीरियड इंक्रीज्ड बाई 0.5%। ये बात क्लियर? क्योंकि अगर लंबाई को हम 1% बढ़ा देंगे, लंबाई को अगर 1% बढ़ा दें, अगर परसेंटेज चेंज मेरे बच्चे 8% से कम हो, 8% से अगर कम हो, तो उस परसेंटेज चेंज में हम उसकी पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल से मैंने परसेंटेज एरर एक टॉपिक पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, एक चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बताया था परसेंटेज एरर। अगर इफेक्टिव लेंथ 1% बढ़ा दें तो उसका टाइम पीरियड कितना, 0.5% बढ़ जाएगा। क्या? इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाई 1%, देन टाइम पीरियड इंक्रीज्ड बाई 0.5%। ठीक है? एक लाइन और लिखी है, जरा गौर से देखो। इफ ए गर्ल स्टैंड्स अप ऑन ए स्विंगिंग स्विंग, झूलती हुई जो लड़की झूला झूल रही है, अगर वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाए, इफ ए गर्ल स्टैंड्स अप ऑन ए स्विंगिंग स्विंग, देन इट्स सेंटर ऑफ मास विल गो अप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई मेरे बच्चे, डिक्रीज। सो इफेक्टिव लेंथ एज वेल एज टाइम पीरियड विल ऑल्सो बी डिक्रीज। क्लियर? झूलती हुई लड़की, झूला पर जो लड़की झूल रही है, अगर उस झूले पर एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तब टाइम पीरियड इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अगर वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका सेंटर ऑफ मास क्या कर जाएगा, ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया तो इफेक्टिव लेंथ घट गई, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, घटेगा। ये बात क्लियर? थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। क्या है क्वेश्चन? थर्ड पॉइंट नोट करें आप, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, अगर सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ना, एक हॉलो स्फीयर है ये, और जिसके अंदर या तो पानी भरा हुआ है या इसके अंदर सैंड है, बालू भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब इनिशियली जब पानी से पूरा भरा हुआ है या इसके अंदर सैंड भरी हुई है, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कहां से नापेंगे हम, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। अगर सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो एक हॉलो बॉल है, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है एक मेटलिक स्फीयर है, कोई हॉलो स्फीयर, और जिसके अंदर पानी भरा हुआ है या सैंड भरी हुई है, और इसके बॉटम पर एक बारीक होल है
जिसमें होकर के पानी या सैंड, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे फॉल हो रहा है, पानी इसमें से नीचे यहां से निकल रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सोचो जरा दिमाग से, ध्यान से, जब पानी इसमें से बाहर निकलेगा तो पोजीशन क्या आएगी, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। ये फिगर बना लेना, पानी इसमें से जब बाहर निकलेगा मेरे बच्चे, पानी खाली हुआ, पानी बाहर निकला तो जरा गौर से देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले इनिशियली यहां पर था। जब पानी इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकलेगा या सैंड इसमें से बाहर निकलेगी तो इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास है ना, जो पहले यहां पर था, ये सेंटर ऑफ मास पहले नीचे आएगा, क्योंकि इतने वाले हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, क्योंकि जब ये बालू से या पानी से पूरा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। जैसे जैसे पानी या बालू इसमें से, सैंड इसमें से नीचे निकलती है, जैसे जैसे पानी से ये खाली होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले क्या होगा, नीचे जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही नीचे शिफ्ट हुआ तो इसकी इफेक्टिव लेंथ पहले से क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ पहले तो ये है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, पानी जैसे ही इसमें से बाहर आया तो इफेक्टिव लेंथ पहले क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। पानी से और खाली हुआ ये, जरा गौर से देखना, और जब ये पानी से खाली होते होते जब इसका वाटर इसके अंदर पानी का वाटर लेवल इसके हाफ के बराबर पहुंचा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे शिफ्ट हुआ, यहां से और नीचे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, तो इफेक्टिव लेंथ इसकी और बढ़ गई। इफेक्टिव लेंथ पहले जैसे जैसे पानी से ये खाली होगा मेरे बच्चे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले नीचे जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ इसकी घटेगी, और इफेक्टिव लेंथ जैसे जैसे कम होगी तो इसका टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया तो इफेक्टिव लेंथ पहले बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा। और जैसे ही ये बॉब, जरा ध्यान देना, आधे से ज्यादा खाली होना शुरू होगा, आधे से और ज्यादा खाली होना शुरू हुआ, तो जरा गौर से देखना मेरी बात, यहां पर ध्यान देना, आधे से जैसे ही और ज्यादा खाली होना शुरू हुआ तुरंत ध्यान देना मेरी बात पर, आधे से और ज्यादा खाली जैसे पहले तो क्या हुआ, पूरा भरा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां पर है, जब पानी इसमें से बाहर निकला सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा। जब आधे से ज्यादा खाली होना शुरू होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले सबसे नीचे ज्यादा शिफ्ट हो गया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से ऊपर उठना शुरू होगा, तो इफेक्टिव लेंथ फिर से क्या होना शुरू हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही ये बॉब आधे से ज्यादा खाली होना शुरू हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, जिसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ इसकी घटने लगेगी, टाइम पीरियड घटने लगा। और जब ये बॉब पूरा खाली हो गया, कंप्लीट पानी इसमें से बाहर निकल गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होते होते कहां पर पहुंच गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जैसे पहुंचेगा तो इसका इफेक्टिव लेंथ पहले के बराबर हो गई, और इफेक्टिव लेंथ जैसे ही पहले के बराबर होगी तो इसका टाइम पीरियड खाली होने के बाद टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना इनिशियली था। ये बात क्लियर है? ये पॉइंट मैंने यहां लिखा है बच्चों, देखो जरा यहां से नोट करें आप। इफ ए होल इज मेड इन ए बॉटम ऑफ ए हॉलो स्फीयर फुल ऑफ वाटर और सैंड एंड वाटर कम्स आउट स्लोली थ्रू द होल एंड टाइम पीरियड इज रिकॉर्डेड, जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है और टाइम पीरियड हमने रिकॉर्ड किया। क्या बेटा? टिल द स्फीयर इज एम्प्टी, जब तक स्फीयर खाली हुआ तब तक हमने टाइम पीरियड इसका नोट करना शुरू किया। एज वाटर ड्रेन्स ऑफ द स्फीयर, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल फर्स्ट मूव डाउन, पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा एंड देन विल कम अप, उसके बाद सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर उठना शुरू होगा। ड्यू टू विच एल एंड हेंस टी फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो सेंटर ऑफ मास जब नीचे जा रहा है एल का मान बढ़ेगा तो
पहले तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, रीचेज ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज टिल इट बिकम इक्वल टू इट्स इनिशियल वैल्यू। फिर से समझ लो, फिर से समझो मेरे बच्चे, ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है कि हॉलो मेटेलिक स्फीयर है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, और पानी इसके होल से, जो बॉटम पर एक होल है जिससे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो पहले क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, तो पहले लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। उसके बाद नीचे जैसे जैसे शिफ्ट हुआ, ये सबसे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे जाकर के शिफ्ट होगा, तो इफेक्टिव लेंथ पहले बढ़ेगी और ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, देन इट्स टाइम पीरियड बिकम मैक्सिमम। आफ्टर दैट जब आधे से ज्यादा खाली होना शुरू होगा उसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फर्दर ऊपर उठेगा, इफेक्टिव लेंथ घटेगी, इफेक्टिव लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, और जब ये पूरा खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंचेगा, ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा, जिससे इसका टाइम पीरियड बढ़ करके घट करके फिर से पहले के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये पॉइंट मैंने यहां लिखा है मेरे बच्चे, देखो जरा गौर से, फिर से थर्ड पॉइंट को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए होल इज मेड इन द बॉटम ऑफ ए hollow sphere full of water and water comes out slowly through the hole and a time period is recorded till the sphere is empty। पानी जैसे जैसे नीचे बाहर निकलेगा, इसका टाइम पीरियड जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ बाहर, टाइम पीरियड इसका रिकॉर्ड करना शुरू हुआ, और जब तक ये खाली होगा तब तक हमने टाइम पीरियड इसका नोट किया। एज वाटर ड्रेन ऑफ द स्फीयर, जैसे जैसे पानी बाहर निकला, then the center of mass of the system will first move down and then will come up। पहले तो नीचे जाएगा सेंटर ऑफ मास, फिर उसके बाद ऊपर उठेगा। ड्यू टू विच इट्स लेंथ एंड हेंस टाइम पीरियड, पहले तो बढ़ेगा, पहले लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, एंड रीचेज ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज टिल इट बिकम इक्वल टू इट्स इनिशियल वैल्यू। नोट कर लीजिए आप इस थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्लियर? चलिएगा फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए मेरे बच्चे। इफ अ पेंडुलम इज वेरी लार्ज, इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लार्ज, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या कहना चाहता है, मैं यहां पर एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यह टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इस सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ L, और इस केस में L इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस केस में इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला √L/G, ये फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है मेरे बच्चे, इफ पेंडुलम इज वेरी लार्ज, इट मींस सिंपल पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लार्ज, मींस इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब इफेक्टिव लेंथ सिंपल पेंडुलम की बहुत ज्यादा है। इफ पेंडुलम इज वेरी लार्ज, इसका मतलब इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है नॉट नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तब उस केस में इसके टाइम पीरियड के लिए रिलेशन आप याद करें, ये वाला फॉर्मूला लगता है T = 2π √R/G और ब्रैकेट में 1 + R/L, जहां पर R तो रेडियस है मेरे बच्चे अर्थ की, L सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी नहीं है, उस केस में यह फॉर्मूला लगेगा। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो उस केस में
इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। इस वाले फॉर्मूले में एल की जगह पर आर लिख दो, इस फॉर्मूले में एल की जगह पर आर लिखो, तो आर अपॉन आर, तो 1 हो गया, ये तो 1 + 1, तो रिलेशन आ जाएगा T = 2 पाई रूट R अपॉन 2G, R अपॉन 2G। ये फॉर्मूला याद रखना, जब सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ना हो, तब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला T = 2 पाई रूट R अपॉन G 1 + R अपॉन L, जहां पर R अर्थ की रेडियस है और L इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम की। क्लियर? इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई अर्थ की रेडियस के बराबर है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। इस L की जगह पर R यहां लिख दो, तो R अपॉन R तो 1 हो गया बच्चों, 1 + 1 2, तो रिलेशन आ गया T = 2 पाई रूट R अपॉन 2G, रेडियस लिख दो अर्थ की, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देखो जरा गौर से। इस केस में टाइम पीरियड होगा T = 2 पाई रूट R अपॉन 2G, तो टाइम पीरियड T के लिए क्या लिखेंगे फिर फॉर्मूला हम, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कब है कंडीशन, टाइम पीरियड इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14, अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁻⁶, और अपॉन 2, जी की वैल्यू 9.8 रख दो। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू निकलेगी 3600 सेकेंड, मींस 1 आवर, कितना 1 आवर, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिख ली है यहां पर, नियरली कितना 1 घंटा। इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू R/2, इस L की जगह पर R/2 लिखो, R अपॉन 2, तो R से तो R कैंसिल, 2 पहुंचेगा ऊपर, 2 + 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा T = 2 पाई रूट R अपॉन 3G, अर्थ की रेडियस रख दो यहां पर, G की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, और इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो लगभग ये 3000 सेकंड आएगा। 3000 सेकंड का मतलब नियर अबाउट 50 मिनट। इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंफिनिटी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंफिनिटी, तो L की जगह पर इंफिनिटी लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे 0। तो उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा T = 2 पाई रूट L अपॉन G। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों। रेडियस रख दो अर्थ की 6.4 × 10⁻⁶, G की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14, सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी 5076 सेकंड, 5076 सेकंड, और इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देना, 84.6 मिनट, और R बनाएंगे तो फिर से 60 से डिवाइड कर दो, तो उसका टाइम पीरियड आएगा 1.41 आवर, नियर अबाउट 17 ऑसिलेशन पर डे। मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है 1.41 आवर, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, 24 को 1.41 से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकल आएंगे उसके एक दिन में कितने होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मैं समझता हूं नोट कर लिया होगा बच्चों। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 नोट करें आप, पॉइंट नंबर 5 नोट करें। द पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called second pendulum. The pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum. जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड मेरे बच्चे 2 सेकंड होता है उसको बोला जाता है सेकंड पेंडुलम। क्या मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पेंडुलम की कभी कभी अर्थ पर इफेक्टिव लेंथ पूछता है, फाइंड आउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, और सेकंड पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ मून पर पूछता है, फाइंड आउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून। तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड पेंडुलम की, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकंड हो। द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम।
तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा मेरे बच्चे, t इक्वल टू 2π√L/g, और टाइम पीरियड बता रहे हो 2 सेकंड आप। तो इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, L/g, इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है तो इसको स्क्वायर करो, t² इक्वल टू 4π² L/g। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, इफेक्टिव लेंथ निकल आएगी इसकी L बराबर L, g को ऊपर ले आओ, 4π² को नीचे ले लो। तो इफेक्टिव लेंथ सिंपल पेंडुलम की कितनी आएगी मेरे बच्चे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम gt²/4π²। टाइम कितना दिया है उसने, 2 सेकंड, t की जगह पर 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से 4 कट गया, g इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 4π²। क्लियर, इस 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इफेक्टिव लेंथ निकल आएगी, g को डिवाइड कर दो π² से, g की वैल्यू होती है 9.8, π² की वैल्यू होती है 9.86, π² का मतलब हो गया 3.14 इंटू 3.14, इसका मल्टीप्लाई कर लेना बच्चे, 9.86 वैल्यू आएगी, ये 9.86 वैल्यू आएगी, और ये 9.8 को यहाँ 9.86 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.993 मीटर, नियर अबाउट 99.3 सेंटीमीटर। इफेक्टिव लेंथ साइकिल पेंडुलम की ऑन द अर्थ सरफेस लगभग कितनी होती है, 1 मीटर होती है, 99.3 सेंटीमीटर होती है एग्जैक्ट अर्थ सरफेस पर। सेकंड पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ 99.3 सेंटीमीटर, और ऑन द मून सरफेस, मून पर जी की वैल्यू अर्थ सरफेस से नियर अबाउट 1/6 होती है। तो मून पर जी की वैल्यू जब 1/6 है तो इफेक्टिव लेंथ मून पर, अर्थ पर जो इफेक्टिव लेंथ है ना इसकी नियर अबाउट 1/6 होगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून सरफेस, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। इफेक्टिव लेंथ मून पर अर्थ सरफेस से 1/6 टाइम्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि मून पर जी की जो वैल्यू होती है ना वो अर्थ सरफेस से नियर अबाउट 1/6 होती है। तो इस वाली वैल्यू को 6 से डिवाइड कर दो बच्चों, 1/6 मीटर, तो मीटर में निकालेंगे तो 0.1656 मीटर आएगी, और सेंटीमीटर में निकालेंगे आप। क्लियर है ये बात? अरे मेरे भाई, इफेक्टिव लेंथ अर्थ सरफेस पर कितनी है, 99.3 सेंटीमीटर है, और मीटर में ले रहे हैं तो 0.993 मीटर, लगभग 1 मीटर मान लो इसे, और 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट निकलेगा मीटर में, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। क्लियर है? दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून सरफेस। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 नोट कीजिए मेरे बच्चे, पॉइंट नंबर 6 नोट कीजिए आप। 6th पॉइंट नोट करो। इफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इनसाइड ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना मेरे बच्चे। अगर कोई सिंपल पेंडुलम किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ऑसिलेट कर रहा हो, या किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ऑसिलेट कर रहा हो, इफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इनसाइड ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, और ऑसिलेट इनसाइड ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 होती है बच्चों, और जी की इफेक्टिव वैल्यू जब 0 होगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो L/g, जी की वैल्यू 0 लिखोगे आप, L/0 लिखोगे तो डिवाइड करोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इन्फिनिटी, इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करना बंद कर देगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन में लगा समय कितना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, इन्फिनिटी टाइम का मतलब अनलिमिटेड, इसका मतलब उसका ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव वैल्यू, जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसमें टाइम पीरियड कितना होगा। So the pendulum will not oscillate inside the freely falling lift or artificial satellite.
So we will have to use a spring watch into record time. इसका मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जी की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जी की कितनी है? 0 है। इसीलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर हम टाइम नोट करने के लिए पेंडुलम क्लॉक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम है ना, उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब उसमें ऑसिलेट, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। इसी वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर अगर हमको टाइम नोट करना है तो पेंडुलम क्लॉक वहां इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं स्प्रिंग वॉच। क्या यूज करते हैं टाइम रिकॉर्ड करने के लिए? वहां पर स्प्रिंग वॉच। क्लियर? पॉइंट नंबर 7 नोट करते जाइए मेरे बच्चे, तभी मजा आएगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। नोट करिए, सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट, मूविंग लिफ्ट। सिंपल पेंडुलम अगर किसी लिफ्ट के अंदर ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है ना, इसके 3 केस हैं बच्चों। क्या बेटा? एक तो लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, या फिर लिफ्ट रेस्ट पर हो, मींस उसके अंदर एक्सेलेरेशन क्या हो? 0। तो जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी? जी के बराबर रहेगी, चेंज नहीं होती। क्लियर है? ध्यान दीजिए, सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट। फर्स्ट केस, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूव अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब लिफ्ट या तो रेस्ट पर है, या फिर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। तो उस केस में लिफ्ट में क्या होगा? एक्सेलेरेशन तो 0 होगा लिफ्ट का, तो वैल्यू जी की जो होगी ना, वो इफेक्टेड नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। देन वैल्यू ऑफ जी विल नॉट चेंज, हेंस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इट विल नॉट चेंज। फर्स्ट पॉइंट देखना जरा ध्यान से, जैसे ये कोई लिफ्ट है, ठीक है मेरे बच्चे, ये कोई लिफ्ट है और लिफ्ट इनिशियली रेस्ट पर है, और इसके अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है ये, तो सिंपल पेंडुलम का जो जी होगा इस केस में, जी तो ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? या तो लिफ्ट रेस्ट पर है, या फिर लिफ्ट अप और डाउन, या तो ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर जाए, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आए, तो उस केस में इसका एक्सेलेरेशन क्या हुआ? 0। और एक्सेलेरेशन जब लिफ्ट का 0 है, तो इस बॉब पर स्यूडो फोर्स तो होगा नहीं बच्चों। ग्रेविटी का अर्थ का केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इफेक्टिव जी, वैल्यू ऑफ जी नॉट चेंज। देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T = 2 पाई रूट। जब जी नहीं बदला और एल चेंज हुआ नहीं, तो टाइम पीरियड तो मेरे बच्चे सेम रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिएगा सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट नोट करो। इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड और रिटार्टेड डाउनवर्ड्स, देन वैल्यू ऑफ जी इन द लिफ्ट इंक्रीजेस टू जी प्लस ए, हेंस टाइम पीरियड डिक्रीज। अगर लिफ्ट, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड और रिटार्डेड डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट, सेकंड पॉइंट नोट करो मेरे बच्चे, लिफ्ट, सेकंड पॉइंट देखो जरा, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते समय लिफ्ट में एक्सेलेरेशन ए हो, जैसे ये बॉब है मेरे बच्चे, ठीक है ना। इफ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, ऊपर जाते समय इसमें एक्सेलरेशन है, तो मेरे बच्चे ध्यान दें मेरी बात पर, इस पर एक तो फोर्स लगेगा नीचे mg, और लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर, जिधर एक्सेलरेशन होता है सीडो फोर्स उसके अपोजिट होता है, तो इस पर
इस बॉब पर एक सीडो फोर्स एक्ट होगा मेरे बच्चे नीचे की तरफ, ma। तो इस बॉब पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स इस बॉब पर होगा mg प्लस ma। नेट फोर्स मींस इफेक्टिव वेट mg डैश लिख सकता हूं मैं इसे, mg डैश इक्वल टू mg प्लस a। तो जरा गौर से देखो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इंक्रीज टू g प्लस a, g की जो वैल्यू है ना बढ़कर के g प्लस a हो जाएगी। अगर लिफ्ट में ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो सीडो फोर्स किधर आएगा? नीचे। ऊपर की तरफ जाते समय एक्सेलरेशन तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड, या फिर नीचे आते समय रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, नीचे आते समय रिटार्डेशन है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड, नीचे आते समय रिटार्डेशन तब भी सीडो फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि सीडो फोर्स जो एक्ट होता है एक्सेलरेशन के अपोजिट या रिटार्डेशन की डायरेक्शन में होता है। लिफ्ट में ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन है तो सीडो फोर्स नीचे लगेगा, mg में ma ऐड होगा, या फिर लिफ्ट नीचे आते समय उसमें रिटार्डेशन है। ये बात तो समझ में आ रही होगी मेरे बच्चे, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही हो एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है मेरे बच्चे, तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, क्योंकि सीडो फोर्स जो लगता है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है मेरे बच्चे, और रिटार्डेशन की डायरेक्शन में होता है। या तो लिफ्ट ऊपर जा रही हो ए एक्सेलरेशन से तब सीडो फोर्स डाउनवर्ड होगा, या फिर लिफ्ट नीचे आ रही हो तो नीचे आते समय रिटार्डेशन है तो सीडो तब भी सीडो फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो इस बॉब का नेट फोर्स, बॉब पर नेट फोर्स कितना लगेगा? mg प्लस ma। नेट फोर्स की जगह पर लिख दिया मैंने mg डैश इक्वल टू, इसमें से m कॉमन ले लिया, g प्लस a। तो इफेक्टिव वैल्यू जो g की होगी वो बढ़कर के g प्लस a हो जाएगी। यही पॉइंट लिखा है मैंने, देखो, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड और रिटार्टेड डाउनवर्ड्स, या तो ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन हो या नीचे आते समय रिटार्डेशन, देन वैल्यू ऑफ g इन द लिफ्ट इंक्रीजेस टू g प्लस a। g से वैल्यू बढ़कर के क्या हो जाएगी? g प्लस a। हेंस टाइम पीरियड डिक्रीजेस, तो न्यू टाइम पीरियड t डैश गिवन बाय द रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g की जगह पर क्या लिखा जाएगा? इफेक्टिव g कितना लिखेंगे हम? g प्लस a। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्लियर? नोट कर लो बच्चों से। फर्स्ट केस में क्या था? लिफ्ट रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो उस केस में g की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। सेकंड केस में, इफ लिफ्ट मूव अप विद एक्सेलरेशन और मूव डाउन विद रिटार्डेशन, देन वैल्यू ऑफ g इनसाइड द लिफ्ट, इनसाइड द लिफ्ट g की वैल्यू जो होगी g से बदल करके कितनी हो जाएगी? g प्लस a। g का मान बढ़ गया g प्लस a, और g की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द लिफ्ट इज गिवन बाय द रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g की जगह पर हम क्या लिखेंगे? g प्लस a। तो टाइम पीरियड, क्योंकि g का मान बढ़ गया और ज्यादा से डिवाइड करोगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा। थर्ड पॉइंट नोट करो, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड और रिटार्डेड अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते समय उसमें रिटार्डेशन हो या नीचे आते समय उसमें एक्सेलरेशन हो। थर्ड पॉइंट देखो, ये लिफ्ट है, ठीक है मेरे बच्चे, इसमें ये सिंपल पेंडुलम, ठीक, वेट इसका किधर होगा? mg डाउनवर्ड, नीचे आते समय लिफ्ट में एक्सेलरेशन है। इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पर सीडो फोर्स मेरे बच्चे ma होगा ऊपर की तरफ, या फिर ऊपर जाते समय इसमें रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन या तो नीचे आते समय इसमें एक्सेलरेशन हो या ऊपर जाते समय रिटार्डेशन हो। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है सीडो फोर्स उसके अपोजिट होता है,
और जिधर रिटार्डेशन होता है सीडो फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है बच्चों। तो इस बॉब का ग्रेविटी का वेट किधर है, डाउनवर्ड, और सीडो फोर्स किधर लगा, ऊपर। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा मेरे बच्चे, mg माइनस ma। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g नेट फोर्स की जगह पर लिख सकता हूं मैं mg डैश इज इक्वल टू m, इसमें से कॉमन ले लो, g माइनस a, m से m कैंसिल। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g डिक्रीज्ड टू g माइनस a, यही बात लिखी है मैंने। इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, या तो नीचे आते समय इसमें एक्सेलरेशन हो, और रिटार्टेड अपवर्ड डायरेक्शन, देन द वैल्यू ऑफ g इनसाइड द लिफ्ट डिक्रीजेस टू g माइनस a। g से घट करके g का मान g माइनस a हो गया, और g की वैल्यू डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हेंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, तो न्यू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इनसाइड द लिफ्ट, रिलेशन नोट कर लो, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G माइनस A। रटना नहीं है, केवल एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, जिधर एक्सीलरेशन है सीडो फोर्स उसके अपोजिट, और जिधर रिटार्डेशन है सीडो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है बच्चों। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 नोट कीजिए, पॉइंट नंबर 8 नोट कीजिए मेरे बच्चे, पॉइंट नंबर 8 नोट करो जल्दी से। सिंपल पेंडुलम इन ए कार, मूविंग कार और मूविंग व्हीकल। कोई सिंपल पेंडुलम, कार तो समझ रहे हो ना, कार में बैठे हो आप या बस में बैठे हो, जैसे कोई कार है, जरा गौर से दे समझना मेरी बात को। ये कार या तो रेस्ट पर है मेरे बच्चे, या फिर कार तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, या तो कार रेस्ट पर है या फिर कार चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, फिर उस केस में 0। ये सिंपल पेंडुलम, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज, सो इट्स टाइम पीरियड, जी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। क्लियर? और अगर ऐसा होता, क्या बेटा, जैसे ये कार है, जरा गौर से समझना मेरी बात को, और ये आगे की ओर जा रही है, आगे की ओर जाते समय इसमें एक्सेलरेशन है। क्या है मेरे बच्चे? एक्सेलरेशन। जब कार रेस्ट पर थी, जरा गौर से देखना, जब कार रेस्ट पर है तो सिंपल पेंडुलम ऐसे सस्पेंडेड है इस तरह से। जब कार आगे की ओर चलने लगी, इधर की ओर जाने लगी, एक्सेलरेशन इधर है, तो सीडो फोर्स इसका किधर आएगा, इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर, क्योंकि वेट तो इधर है mg, कार ऐसे चल रही है, एक्सेलरेशन इधर है, तो सीडो फोर्स इधर आएगा mg ma। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा ना मेरे बच्चे, इधर आएगा। इसका मतलब ये जो बॉब है ना, वो इस तरह से नहीं रहेगा। अगर कार में एक्सेलरेशन, ये बात ध्यान देना मेरी बात पर, कार में एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो सीडो फोर्स इधर लगेगा। इफेक्टिव वेट तो mg, इसका इनिशियल वेट mg, जब कार रेस्ट पर है तो वेट डाउनवर्ड है, और कार में एक्सेलरेशन इधर है तो सीडो फोर्स इधर लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल पोजीशन जो होगी इसकी, अब पहले बॉब यहां था, अब बॉब की पोजीशन आ गई यहां पर। क्लियर? ये वर्टिकल से इसकी स्ट्रिंग एंगल थीटा बनाई, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो उस केस में जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, यहां पर देखना जरा, वेट तो आएगा इसका डाउनवर्ड, इसमें एक्सेलरेशन इधर है कार में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर सीडो फोर्स आएगा इधर की तरफ ma। क्लियर? जरा ध्यान देना मेरी बात पर। ये एंगल थीटा, तो यहां पर ये एंगल भी थीटा आएगा मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर, ये भी एंगल थीटा आएगा। क्लियर? तो इस पर इफेक्टिव
नेट फोर्स कितना हुआ, दो फोर्स लग रहे हैं यहां पर परपेंडिकुलर, एक तो mg इधर और एक ma इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा इस पर, पाइथागोरस लगा दो, रूट mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। क्लियर? नेट फोर्स की जगह पर लिख सकता हूं मैं mg डैश इक्वल टू m स्क्वायर कॉमन लेकर के इसमें से रूट से बाहर ले लो, रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, m से m कट गया, सो वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इंक्रीज्ड टू रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इफेक्टिव वैल्यू g की जो होगी, देयरफॉर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बिकम रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर देन g। ये जो g का मान है ना, g डैश, यहां पर g डैश ग्रेटर देन g होगा, और g का मान बढ़ गया, g इंक्रीज देन टाइम पीरियड डिक्रीज। यही बनाया है मैंने एक्चुअल में, ये कार का या बस का, ठीक है ना, ये रूफ बना दिए मैंने, और इससे कोई सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, पहले वो यहां था, कार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसमें एक्सेलेरेशन है, तो इस पर सीडो फोर्स एक्ट होगा इधर की तरफ, बॉब का वेट डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, तो इधर लगा दो पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो एम जी डैश का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट नेट माना है मैंने, ये वाला फोर्स, तो इसकी जगह पर नेट फोर्स की जगह पर मैंने एम जी डैश लिख दिया है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही लिखा है मैंने, एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा ये, तो जी डैश की वैल्यू आ गई, यहां से जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका ले लिया है क्या मैंने, रूट। तो ये इफेक्टिव वैल्यू है जी की। क्या बेटा, इफ कार मूव्स विद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन देन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज्ड टू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी का मान जब बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड घट गया, हेंस जी इंक्रीज देन टाइम पीरियड डिक्रीज। सो न्यू टाइम पीरियड of the simple pendulum in moving car with acceleration a is given by the relation t dash equal to 2 pi root l upon g square plus a square का रूट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द कार मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, तो उस केस में एक्सेलरेशन लगाएंगे मेरे बच्चे एक ही जगह पर v स्क्वायर अपॉन r, तो इस a को v स्क्वायर अपॉन r लिख देना और फॉर्मूला यही अप्लाई करना। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों बात? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना? मैंने कहा इफ कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, तो उस केस में उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा बेटे बच्चे, a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, इस a की जगह पर v स्क्वायर अपॉन r सब्स्टिट्यूट कर देना, टाइम पीरियड निकल आएगा, फॉर्मूला ये लगाना डायरेक्ट, फॉर्मूला रटना नहीं है, केवल कंडीशन समझ लो। सीडो फोर्स के कारण इफेक्टिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको जी की। क्लियर? पॉइंट नंबर 9 नोट करो बच्चों, पॉइंट नंबर 9 नोट कीजिए, पॉइंट नंबर 9 नोट कीजिए, आप नोट करिए पॉइंट नंबर 9। इफ ए सिंपल पेंडुलम और डेंसिटी रो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब इज रो is made to oscillate or vibrate inside a liquid of density rho dash, rho dash, लिक्विड की डेंसिटी तो रो डैश बता रहा है, और सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ना उसके मटेरियल की डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। सो ड्यू टू अप थ्रस्ट नेट वेट डिक्रीजेज और जी और टी ऑल्सो, क्यों? नेट इफेक्टिव वेट घट गया, इफेक्टिव वेट घट गया तो जी घटेगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी।
जी का मान घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये कोई सिंपल पेंडुलम है, जरा दिमाग लगाना यहां। बॉब जब ये एयर में है मेरे बच्चे, बॉब, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। सिंपल सी बात है, जब एयर में है तब। और यही बॉब अगर किसी लिक्विड में ऑसिलेट करे, ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी आपने क्या मानी है, लिक्विड की डेंसिटी तो डी डैश या रो डैश, लिक्विड की डेंसिटी आपने क्या मानी है, रो डैश। ध्यान देना, इसकी डेंसिटी मानी है आपने रो डैश, और इस बॉब के मटेरियल की डेंसिटी मानी है आपने रो, ठीक है। तो इस लिक्विड के द्वारा इस बॉब पर एक अपथ्रस्ट एक्ट होगा, ऊपर की ओर अपथ्रस्ट, क्या बेटा, अपथ्रस्ट, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव वेट घट जाएगा। अपथ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक। तो इसका इफेक्टिव वेट कितना होगा इस बॉब का, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। रियल वेट तो किधर है, डाउनवर्ड, mg, अपथ्रस्ट किधर है, अपवर्ड। तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा भाई, रियल वेट में से अपथ्रस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रियल वेट तो mg डैश, एपरेंट वेट mg डैश, रियल वेट mg में से अपथ्रस्ट माइनस करोगे तो इफेक्टिव वेट निकलेगा ना, mg डैश मान लिया मैंने इफेक्टिव वेट। रियल वेट एयर में कितना है इसका, mg है, और लिक्विड में जब ऑसिलेट करेगा तो लिक्विड इस पर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट, तो इसके रियल वेट में से अपथ्रस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, इफेक्टिव वेट आ जाएगा। mg डैश इक्वल टू, ये तो रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट है। दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो ये तो क्या हो गया, वेट क्या होता है, मास इनटू mg होता है ना। तो मास किसका लेंगे हम, लिक्विड का, तो वॉल्यूम तो लेंगे हम बॉडी का, और डेंसिटी लेंगे हम लिक्विड की। अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ये बात मैं यहां लिखे दे रहा हूं। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो ये लिक्विड का वेट है और वेट होता है mg। तो ये m किसका लेंगे, जो इस बॉडी ने लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है ना, उस लिक्विड का मास है ये। तो मास कैसे निकालेंगे, उस लिक्विड का जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम। तो ये बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस कराएगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो ये तो वॉल्यूम हो गया बॉडी का, और मास क्योंकि लिक्विड का निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्लियर है। तो ये वॉल्यूम तो ले लिया मैंने किसका, इस बॉडी का, और डेंसिटी लिया मैंने लिक्विड की। क्यों लिया है, क्योंकि वेट मुझे लिक्विड का निकालना है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। क्लियर। तो इस अपथ्रस्ट की जगह पर मैंने क्या लिखा है, ये तो लिक्विड का मास हो गया और इंटू जी। क्लियर, क्लियर है यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे। चलिएगा जरा गौर से देखो, इस m से डिवाइड कर दो बच्चों यहां, तो g डैश बराबर इस m से हम डिवाइड करेंगे तो इस m से ये m तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे अगर तो रिलेशन आ जाएगा g डैश बराबर g, भाई m से डिवाइड कर रहा हूं ना, v रो डैश g माइनस v रो डैश g अपॉन m। अरे इस m को इधर ले गया इसके नीचे, तो रिलेशन ही आएगा मेरे बच्चे। ये m किसका मास है, ये ब्लॉक का मास है, इस बॉब का मास है, ये m बॉब का मास है। क्लियर। तो g डैश इक्वल टू g माइनस v रो डैश g अपॉन m। तो g डैश बराबर g माइनस v रो डैश g, v रो है बच्चों, रो डैश g अपॉन, ये मास है बॉब का
और बॉब का मास क्या हुआ, वॉल्यूम इनटू बॉब की डेंसिटी रो। तो इस v से ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस v से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो g डैश बराबर क्या हुआ, g माइनस रो डैश जी अपॉन जी, रो डैश जी अपॉन रो, इसमें से g कॉमन ले लो, g कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 1 माइनस रो डैश डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब। ये तो डेंसिटी लिक्विड की है, ये डेंसिटी बॉब की है। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इन लिक्विड, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। सो इन दिस केस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इन लिक्विड इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ g, और g का मान जब घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देन न्यू टाइम पीरियड, फॉर्मूला लगा दीजिए t डैश बराबर 2 पाई रूट l अपॉन g डैश, और g डैश की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, g 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। तो g डैश की वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों जी की, तो केवल इफेक्टिव वैल्यू लिक्विड के अंदर निकालना सीख लो। तो फॉर्मूला तो टाइम पीरियड का वही लगाएंगे हम, पुराना वाला, कौन सा, t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। तो लिक्विड के अंदर इफेक्टिव वैल्यू g की जो होगी, g डैश बराबर g 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या, रो तो बॉब के मटेरियल की डेंसिटी है और रो डैश लिक्विड की डेंसिटी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप। तो g का मान घट गया तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एयर के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एयर इज t, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर इज t, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3/4 टाइम्स दैट ऑफ बॉब। उस लिक्विड में इसका टाइम पीरियड पूछा है जिसकी डेंसिटी बॉब की डेंसिटी के 3/4 है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही लगा है बच्चों, ये वाला। एयर में टाइम पीरियड कितना दिया है उसने, एयर में टाइम पीरियड t दिया। तो एयर में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, और ये एयर में टाइम पीरियड कितना दिया है t। उस लिक्विड में टाइम पीरियड पूछा है जिसकी डेंसिटी बॉब के मटेरियल की डेंसिटी के कितने हैं, 3/4 है। ठीक है। तो d डैश की जगह पर, इस d डैश की जगह पर, इस d डैश की वैल्यू जो दी है ना उसने क्वेश्चन में, 3/4 रो डैश की वैल्यू 3/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। इस रो डैश की जगह पर 3/4 डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब लगा दो, तो रिलेशन निकल आएगा आपका, नया टाइम पीरियड निकल आया जरा। ये तो एयर में है, लिक्विड में आ जाएगा टी डैश बराबर 2 पाई रूट l अपॉन जी 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। रो डैश की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 3/4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। तो इस रो डैश की जगह पर 3/4 रो लिख दें, तो देखिएगा टी डैश बराबर 2 पाई रूट l अपॉन जी 1 माइनस 3/4 रो अपॉन रो, रो से रो कैंसिल, 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां पर नीचे वैल्यू बचेगी 1/4, 1/4 का 4 पहुंचेगा ऊपर, तो टाइम पीरियड नया आ गया कितना, 2 पाई रूट 4 l अपॉन जी, 4 का रूट ले लो 2, अरे 4 का रूट 2 आएगा ना मेरे बच्चे, और 2 पाई रूट l अपॉन जी, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है उसने क्वेश्चन में, टाइम पीरियड एयर में कितना दिया है उसने, t, तो इतने की जगह पर क्या लिख दो, t। इसका मतलब उस लिक्विड में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा एयर के टाइम पीरियड का जस्ट डबल हो गया। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है या नहीं है बच्चों, मेरी बात यहां तक बात क्लियर है मेरे भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ केसेस में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें और रिवाइज कर लें।